एंड लॉज ऑफ मोशन एस शांत, पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले का चैप्टर अगर आपको चाहिए, मोशन एस शांत का सॉल्यूशन चाहिए, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए, तो यूट्यूब पे टाइप करिए चैप्टर का नाम और आगे लिखिए बाय 2 क्लासेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोशन एस शांत सॉल्यूशंस बाय 2 क्लासेस, मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस बाय 2 क्लासेस, फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन सॉल्यूशन, और बुक का नाम लिखो एस शांत सॉल्यूशंस बाय 2 क्लासेस। ठीक है, तो आप 3 टाइप्स के बुक यूज करते होगे, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एस शांत। ठीक है ना, तो तीनों के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड। बच्चों जो आपका टूथपेस्ट ट्यूब होता है, मॉर्निंग में आप टूथपेस्ट या इवनिंग में, ये इस तरीके से टूथपेस्ट ट्यूब है, इसको आप स्क्वीज करते हो, ऐसा दबाते हो, तो एक फोर्स इधर से लगाते हो, एक इधर से। अब आप कभी अगर एहसास करो तो ये अगर हमारा टूथपेस्ट ट्यूब है, इसको हमने इस तरीके से स्क्वीज किया, ये ऐसे, ओके, जितना फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां से हमने एफ फोर्स लगाया और यहां से हमने एफ फोर्स लगाया, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब नेट फोर्स 0 आ गया और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे आपकी जो ट्यूब है इस तरीके की हो जाती है, मतलब स्क्वीज हो जाती है ना, दब जाती है दोनों तरफ से, उसका शेप चेंज हो जाता है। और शेप चेंज कौन से फोर्सेस करते हैं, जनरली बैलेंस फोर्सेस जो होते हैं वो शेप चेंज कर देते हैं। जनरली हमने ऐसा देखा है, कई एग्जांपल में मैंने आपको लास्ट बताया, जो बैलेंस फोर्स होते हैं वो शेप चेंज कर देते हैं। तो यहां पर आंसर हम टिक लगाएंगे बैलेंस फोर्स, दिस इज बिकॉज द बैलेंस फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है, क्या अनबैलेंस फोर्स शेप चेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि बॉडी रिजिड है कि नहीं है। रिजिड का मतलब क्या है, जैसे ये रिमोट है, ये देखिए, ये एक रिमोट है, ये रिजिड बॉडी है, मतलब इसको मैंने दोनों तरफ से इस तरीके से दबाया, ये देखिए। अब मान लो अनबैलेंस फोर्स है, मान लो अनबैलेंस फोर्स मैंने लगाया इस पे, अनबैलेंस मतलब इधर से कम लगा रहा हूं, इधर से ज्यादा लगा रहा हूं, या मान लो कि आप देखो, मैं एग्जांपल्स बताता हूं। ठीक है, ये मेरा रिमोट है, रिमोट रिजिड है, रिजिड मतलब अभी बताता हूं। मान लो इधर आपने लगाया 10 न्यूटन, ठीक, और इधर लगाया आपने कितना, 5 न्यूटन। अब बताओ बॉडी किधर जाएगी, ये रिमोट है, रिजिड है, रिजिड का मतलब अभी देखना क्या बता रहा हूँ, रिजिड का मतलब अभी बताते हैं, रुक जाओ। पहले आप बताओ इस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है, 10 इधर 5 इधर, तो नेट फोर्स आएगा कितना, 10 माइनस 5, 5 इधर आ जाएगा भाई, चेक कर लो ना, सॉरी इधर नहीं उधर, ये देखो, ये ऐसे, ये बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस करो, जो आंसर आएगा, और रिजल्टेंट किधर होगा, बड़े की तरफ, तो यहाँ पे एट बड़े वाले फोर्स की तरफ, तो एफ नेट कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन, यानी कि ये जो बॉडी है इधर जाएगी। ठीक, तो ये रिमोट इधर 5 न्यूटन से मूव करेगा। अब ये अनबैलेंस फोर्स है, लेकिन इस अनबैलेंस फोर्स में इसका शेप नहीं चेंज हुआ, रिमोट का, रिजिड है ना, रिजिड का मतलब इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को ये रेजिस्ट करेगा, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बाउंडेड है अंदर कि वो क्या करते हैं, ऊपर से लगने वाले नेट फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, शेप नहीं चेंज हो रहा है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही टाइटली पैक है, ऐसे समझो, तो ये रिजिड है। ओके, बलून ले आओ, अगर आप बलून को लेके आओगे, ठीक, ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि एफ नेट कितना आ रहा है, 5 न्यूटन, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है, क्या है ये, अनबैलेंस क्या है, फोर्स है। ओके, तो ये अनबैलेंस फोर्स है, तो यानी कि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स आपने लगाया रिमोट के ऊपर, तो यहाँ शेप नहीं चेंज हुआ, शेप नॉट चेंज, यहाँ पे शेप नहीं चेंज हुआ। लेकिन अगर आप बलून लाते, सोचो, या रबर का कोई रिमोट होता, अरे मान लो रबर का बना एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ब्लॉक है रबर का, तो अगर आप रबर का लेके आते तो पता है क्या होता, सोचो, खुद से सोचो, ये रबर का बना ब्लॉक इस तरीके से, और 10 न्यूटन आपने इधर लगाया, 5 न्यूटन आपने इधर लगाया, तो क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इसको रिजिड स्ट्रक्चर नहीं देखे, रबर दब जाती है, ऐसे कंप्रेस करते हो, थोड़ा फील कर रहे होगे आप, यानी कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 2 काम करेगा, इसका शेप भी चेंज कर देगा भाई, रबर के ब्लॉक को लेके देखो, 5 इधर से लगाओ, 10 इधर, इधर चलेगा भी, और थोड़ा थोड़ा उसका थोड़ा शेप भी चेंज हो जाएगा, दब जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से, यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं, अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं, ठीक, तो अनबैलेंस फोर्स क्या करते हैं, बॉडी में मोशन करते हैं, और बॉडी का शेप कभी कभी वो चेंज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ये रबर का ब्लॉक था, कैसा था, रबर का ब्लॉक था, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जो अनबैलेंस फोर्स यहां पर क्या कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है, शेप क्या करेगा, चेंज करेगा, मोशन तो करवा ही रहा है इस बॉडी में, यानी कि 5 न्यूटन से बॉडी इधर चली जाएगी, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, 5 न्यूटन नेट फोर्स से इधर जाएगी, लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स है उसने यहाँ शेप भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रबर ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, देखिए एक बच्चे ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि अनबैलेंस फोर्स भी क्या शेप चेंज कर सकते हैं, आपने पीछे बताया है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो मैंने वहां पे बात करी थी रिजिड बॉडी के बारे में, ऐसी बॉडीज के बारे में। अगर रिजिड बॉडी होगी, जैसे प्लास्टिक का रिमोट है, ठीक, ये मेरा मोबाइल है, ठीक,
इस पे अगर अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो मोशन करेगा, इसका शेप नहीं चेंज होगा। लेकिन रबर जैसी अगर कोई बॉडी है जिसके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली नहीं बाउंडेड है, रिजिड बॉडी नहीं है जो, तो वो मोशन भी करेगी नेट फोर्स से और उसमें थोड़ा थोड़ा शेप में चेंज भी आ जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि अनबैलेंस फोर्स भी शेप में चेंज कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बॉडी कैसी है, रिजिड है या नॉन रिजिड है। अब सुनो, यहां पर अनबैलेंस भी ऑप्शन में दिया, लेकिन हम बैलेंस लगाएंगे क्योंकि जनरली हम बात करते हैं रिजिड बॉडीज की, जनरली हम बात करते हैं रिजिड बॉडीज की। तो रिजिड बॉडी पे अगर आप अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो नेट फोर्स आपका कुछ ना कुछ आएगा और उस फोर्स से बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अनबैलेंस में। और बैलेंस फोर्स क्या होता है, वो शेप चेंज कर सकता है। ठीक, अब आप बोलोगे कि ये देखो ये रिजिड बॉडी आपने ली है और इस पर आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हो, 5 न्यूटन इधर 5 इधर, कहाँ शेप चेंज हुआ? अरे भाई, जब आप शेप चेंज की बात करते हो तब आपकी बॉडी नॉन रिजिड होनी चाहिए। मतलब समझो, देखो सब कुछ समझ लो। ये मान लो हमने रबर का ब्लॉक लिया, ठीक, 5 न्यूटन इधर से लगाया और 5 न्यूटन इधर से लगाया, रबर का ही है, रबर का ही है, तो इसने अपना शेप चेंज कर लिया, ऐसे ही कंप्रेस हो जाएगी। तो नेट फोर्स तो 0 है, 5 कैंसिल, लेकिन शेप चेंज हो गया क्योंकि बॉडी कैसी थी, नॉन रिजिड। तो हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स की नॉन रिजिड बॉडीज के ऊपर जनरली। तो जो जनरल आंसर है वो आप दीजिए यहाँ पर। ठीक, तो जनरली अगर नॉन, हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया रिजिड नॉन रिजिड, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे टूथपेस्ट में जो अंदर पेस्ट भरा हुआ है, या टूथपेस्ट का जो कवर है, मतलब इसका जो बाहरी आवरण है, ये कवर है, ये बहुत अच्छा रिजिड नहीं है। ठीक है, आप ऐसा कंप्रेस करते हो, कंप्रेस हो जाता है, शेप चेंज कर लेता है, दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब आई थिंक आपको समझ में आएगा, काफी कुछ मैंने आपको बता दिया, बहुत डिटेल में जाएंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स है। ठीक, उसके बाद सेंटीपिटल फोर्स कब लगते हैं? जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। तो ये तो हो नहीं सकता, अनबैलेंस फोर्स हो नहीं सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब कोई बॉडी में सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर से बाहर की तरफ एक इमेजिनरी फोर्स हम अज्यूम करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ हो नहीं सकता। ठीक है, बैलेंस फोर्स इसका आंसर है। क्यों? दिस इज बिकॉज अ बैलेंस फोर्स चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट। अब देखो इनर्शिया क्या करता है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण यदि कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है, यदि कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है। अगर आपने उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करने की कोशिश करी तो वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में जो होने वाला चेंज है उसका अपोज करती है, और अगर आपने उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने की कोशिश करी तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है। ये इनर्शिया होता है। पहले के क्वेश्चंस देख के आए होंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब यही बात इसने बोली कि द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज। ठीक, इनर्शिया के कारण क्या होता है बताइए, नीचे ऑप्शन देखिए। क्या इंक्रीज हो जाती है स्पीड? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। डिक्रीज हो जाती है स्पीड? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। टू डिसलेट ड्यू टू फ्रिक्शन? ऐसा कुछ नहीं है। टू रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन? यस सर, अभी तो मैंने आपको बताया कि इनर्शिया बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है और अगर स्टेट ऑफ मोशन को आप चेंज करना चाहते हो तो वो उसको क्या करेगी? अपोज करेगी, यानी कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है। वो जिस डायरेक्शन में जा रही है, जितनी वेलोसिटी से जा रही है, जितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, वो उसी वेलोसिटी से उसी स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी। ठीक, वो ऐसा ही करना चाहती है। वो अलग बात है कि आप उस पर फोर्स लगा दो। जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो ऐसा करने को, आप फोर्स लगा क्या कर रहे हो? उसके स्टेट ऑफ मोशन को डिस्टर्ब करे। वो ऐसा नहीं चाहती है, वो उसको रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी, ऐसे सोच लो। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है व्हेन वी टॉक ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट यूजुअली मींस। देखिए डेली जीवन में आप अपने जो फोर्सेस की आप बात करते हो, ठीक है ना, कहते हो भाई इस टेबल पे फोर्स लगा के हमने इसको उधर खिसका दिया। ठीक, ये देखिए ये फोर्स लगाकर ऐसे हमने इस रिमोट को ऊपर उठा लिया। तो ये जो आप फोर्सेस की बात करते हो, फोर्स शब्द का जो आप यूज करते हो, ये कौन से फोर्सेस होते हैं? तो जवाब है कि ये होते हैं आपके अनबैलेंस फोर्सेस। याद रखिए बच्चों, ये होते हैं आपके अनबैलेंस फोर्सेस। आइए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। बच्चों देखिए, मान लीजिए कि कोई टेबल है, ये टेबल के सरफेस पे बुक रखी है, आपने इधर से पुश किया इसको, अब पुश कर रहे हो जब आप इधर से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां जो अलोंग द सरफेस एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को पहले तो अपोज करता है, लेकिन मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि फ्रिक्शनल, आपने इधर से लगाया 1 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को बना लेगा 1 न्यूटन। आपने लगाया 2 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को 2 न्यूटन बना लेगा। आपने लगाया 3, जैसे ही आपने 3 लगाया ये इधर चल जाती है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एक लिमिट तक ही
डेवलप कर पाते हैं, ऐसे सोच लो। तो मान लो फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को 2 न्यूटन तक डेवलप कर पा रहा था, ठीक, और पुश किया आपने, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 3 न्यूटन से, तो ये यहाँ पे एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट कितना आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2 यानी कि नेट फोर्स 1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये किसका एग्जांपल है, अनबैलेंस फोर्सेस का एग्जांपल है। अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जहां पर नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं आता है। तो डेली लाइफ में आप मोशन की बात करते हो ना, कोई बॉडी मोशन कर रही है, मोशन की बात करते हो, आप फोर्स लगा के उसको मोशन करवाने की आप कोशिश करते हो, या तो कोई और एजेंट होगा जो उसके ऊपर, जैसे कि ट्रेन का इंजन ट्रेन के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। अब क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि ट्रेन के व्हील्स और रेल्स के बीच में होता होगा, क्या उसको फ्रिक्शन रोकने की कोशिश नहीं करता है, करता होगा, ठीक। लेकिन नेट फोर्स कुछ ना कुछ आता है, इंजन के द्वारा लगाया गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ट्रेन आगे चली जाती है। यानी कि जब भी आप बात करते हैं किसकी, फोर्सेस की, फोर्स लगा के कोई बॉडी मोशन अगर कर रही है, तो वहां पे जो नेट फोर्स होता है वो 0 के इक्वल नहीं आता। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो मोशन नहीं करेगी, ठीक है। तो आप हमेशा नेट फोर्स की बात करते हैं, और नेट फोर्स आपको तभी मिलेगा जब उस पर लगे हुए फोर्स कैसे हैं, वो अनबैलेंस। अनबैलेंस मतलब उसका कुछ ना कुछ नेट आ रहा हो, ये देखिए, तभी तो मोशन करेगी, 0 नहीं होना चाहिए नेट फोर्स, ठीक। तो आप डेली लाइफ में किसकी बात करते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस की बात करते हैं, ओके। अब देखो बच्चों, क्या आप बैलेंस फोर्सेस की बात करते हो डेली लाइफ में, बैलेंस फोर्सेस की क्यों करोगे, खुद सोचो, क्यों करोगे बैलेंस फोर्स की बात, मतलब करने को तो कर सकते हो बट जनरली नहीं करते हैं। भाई आपको अपनी बाइक को चलाना है, ट्रेन को चलाना है, मोशन करवाना है ना, मोशन करवाना है, ठीक। मोशन के बारे में आप ज़्यादा स्टडी करते हो डेली लाइफ में, तो बैलेंस फोर्स के बारे में आप, मतलब जो फोर्स शब्द आप यूज़ करते हो उससे आपका मतलब बैलेंस फोर्स नहीं होता, क्योंकि बैलेंस फोर्स तो मोशन करा ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये रिमोट है, 5 न्यूटन इधर से लगाओ, 5 न्यूटन इधर से, कैंसिल हो गया, लीजिए नेट फोर्स कितना आ रहा है, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0। 5 इधर से, 5 इधर से, चल ही नहीं रहा है, मोशन ही नहीं कर रहा है। तो कहने के लिए तो 2 फोर्स लगे, लेकिन दोनों का नेट फोर्स कितना है, 0। तो ये बैलेंस फोर्स के एग्जांपल है। जब नेट फोर्स 0 होता है तो उसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं, और यहाँ पर मोशन संभव नहीं होता है, मोशन नहीं होता है, ये देखिए। और यदि मोशन हो भी रहा होता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा है और इस पे चलते चलते, मान लो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, चलते चलते आप आ गए यहाँ आगे से और मैं आया पीछे से, चलते चलते हम लोग सुपरमैन है, इसके ऊपर कूद गए, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, आपने इधर से लगाया, मैंने इधर से लगाया, कितना 5 न्यूटन, फिर से नेट फोर्स कितना आ गया, 0। यानी कि बॉडी एक्सलेट भी नहीं होगी, इसकी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा मोशन कर रही थी वैसा ही ये मोशन करती रहेगी, उतने ही कांस्टेंट स्पीड से, तो मोशन में कोई चेंज ही नहीं आया। तो जब फोर्स मोशन के में कोई चेंज ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे फोर्स की आप डेली लाइफ में क्यों ही बात करोगे। ऐसा फोर्स जो कुछ इफेक्ट दे रहा हो वो है अनबैलेंस फोर्स, ओके, जिसमें नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं आता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोर्स, देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में आप बात करते हो केमिस्ट्री में, आप इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बारे में बात करते हो, मतलब जब भी 2 चार्जेस होते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक। तो जनरली हम इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं, केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में बात करते हैं, तो वो तो बात की बात है, जनरली हम ऐसे बात नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस की भी जनरली हम बात नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फोर्सेस की भी हम जनरली बात नहीं करते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस का मतलब है कि कोई एटम होता है, इतना तो आपको पता होगा, कोई एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, उनके बीच में स्पेशल टाइप का फोर्स काम करता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसकी भी आप डेली लाइफ में बात नहीं करते हो। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, दैट इज व्हाट, अनबैलेंस फोर्सेस, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, ठीक। तो देखिए क्या हो रहा है, एक ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले भी शायद एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर चुका है, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। होता क्या है, देखो ये जब ट्रेन मूव कर रही है, मेरे हाथ में कॉइन है, तो ध्यान से सुनो, मैं कितनी स्पीड से मूव कर रहा हूँ, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें बच्चे। मान लो ट्रेन मूव कर रही 50 मीटर पर सेकंड से, अरे मान लो, ठीक। तो ये मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे हाथ में क्या है, कॉइन है, मेरे हाथ में क्या है, कॉइन है, यहाँ पर ये इस तरीके से कॉइन है मेरे हाथ में, ठीक है। तो बताओ मेरी स्पीड कितनी होगी, अगर आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो, सुन लो, आपको मुझको देखना है लेकिन बाहर से देखना है, ट्रेन के बाहर जाके देखो, वरना ट्रेन में बैठ के देखोगे तो आप तो मेरे सामने रहोगे ना। आपके रेफरेंस में मैं मोशन ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी स्पीड से आप चल रहे हो उतनी ही स्पीड से तो भैया आप ट्रेन में बैठे हो, मैं भी ट्रेन में बैठा हूँ। ट्रेन 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो आप भी तो 50 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, मैं भी तो 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, तो कोई भी यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ना तो मैं आपके रेफरेंस में आगे जा रहा हूँ, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ना आप मेरे रेफरेंस में, ठीक। इसलिए आप ट्रेन से पहले उतर जाइए और जाके ग्राउंड पर खड़े होकर मुझे देखिए, ठीक। तो जब आप मुझे देखोगे बाहर से, ठीक, तो होगा क्या, ये ट्रेन जा रही है, अभी मेरी स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड, यस सर, क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड होगी, ट्रेन में मैं बैठा हूं वही स्पीड होगी मेरी, और कॉइन की भी स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखिए जब एक बॉडी में दूसरी बॉडी इस तरीके से अभी
दोनों कांटेक्ट में और दोनों सेम स्पीड से जा रहा है। अगर दोनों दूसरी बॉडी जो है, जैसे कि यहाँ पे कॉइन है, अगर ये पहली बॉडी से अलग होता है तो अपने इनर्शिया के कारण ये उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है। क्या ये कॉन्सेप्ट पता है आपको? सुन लीजिए ध्यान से। इनर्शिया क्या कहता है कि कोई बॉडी अगर जिस डायरेक्शन में जा रही है, जितनी वेलोसिटी से जा रही है, वो उतनी ही वेलोसिटी से आगे चलना चाहती है। यस सर, ठीक। थोड़ा सा ट्रेन की स्पीड कम कर लेते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। अरे भाई मान लो ट्रेन की स्पीड कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा ना प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाए, और कोई बात नहीं है। ट्रेन की स्पीड ले लो आप, ले लो आप 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना? तो मैं भी जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, कॉइन भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे ही मैं इसको टॉस करूंगा, ठीक है, कॉइन मैंने उछाल दिया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। हो क्या रहा है बच्चों कि जब मैं इसको उछाल देता हूं और कॉइन मुझे कहां मिलता है? पीछे, बिहाइंड मी। यहां पे कॉइन मुझे पीछे मिलता है और ये मेरी डायरेक्शन थी मोशन की। ट्रेन इधर ही जा रही है ना, ऐसे जा रही है ट्रेन, तो ये मोशन है। अब सुनो, ये कॉइन पीछे क्यों चला गया? कॉइन पीछे क्यों चला गया? देखिए, इसको अब छोड़ो, पहले आप ये देखो। यदि ऐसा होता कि आप यहां पे बैठे हो, कॉइन को आपने टॉस किया, ठीक, तो जैसे ही आप टॉस करोगे कॉइन आपकी बॉडी से अलग हो जाएगा और लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण कॉइन 5 मीटर पर सेकंड से आगे चलना चाहता है। यस और नो? यस सर। भाई जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही थी, जितनी वेलोसिटी के साथ कर रही थी, वो उतनी ही स्पीड या उतनी ही वेलोसिटी के साथ जाना चाहती है लॉ ऑफ इनर्शिया से। ठीक, तो सुनो, अगर तो कॉइन आपके हाथ में आ जाता, देखिए ये थोड़ा सा ट्रेन आगे चलेगी, आप ये और ये उछल के वापस आपके हाथ में आ गया, पहले ऊपर गया वापस आपके हाथ में आ गया। ठीक, अगर आपके हाथ में आ जाता, आपके आसपास आ जाता, तो हम बोलते ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है। यस सर, ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है। क्यों सर? मान लो, देखो आपने इसको उछाला और ये 1 सेकंड तक हवा में रहा, यानी कि हाफ सेकंड जाने का, हाफ सेकंड आने का। 1 सेकंड अगर ये हवा में रहा तो भाई सोचो ना, उस 1 सेकंड में तो कॉइन तो एक्चुअल में आगे ही चलना चाहता है ना, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। तो उस 1 सेकंड में आपकी बॉडी भी, भाई स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ट्रेन 5 मीटर जाएगी। यस सर, आपकी बॉडी भी 1 सेकंड में 5 मीटर आगे बढ़ जाएगी। यस सर। सिक्का जो है, कॉइन जो है, वो भी लॉ ऑफ इनर्शिया से अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है। सोचो ना, जब आपके हाथ में कॉइन था तो आगे चलना चाहता था वो, जैसे ही आपने उछाला तो क्या हुआ? उछाल दिया इसको, इस तरीके से टॉस कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने लॉ ऑफ इनर्शिया के, अपने लॉ ऑफ इनर्शिया कह रहा हूं, सॉरी, वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जिस डायरेक्शन में जा रहा था, जितनी स्पीड से जा रहा था, उतनी उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से जाना चाहता है। तो 1 सेकंड में सिक्का भी कितना आगे चला जाता? 5 मीटर। तो आपके हाथ में ही तो आएगा। 1 सेकंड के बाद ट्रेन भी 5 मीटर आगे आपको लेते हुए, सिक्का आपसे अलग हो गया था, लेकिन अपने इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो भी 5 मीटर आगे बढ़ जाएगा, तो आपके हाथ में ही तो आएगा। लेकिन यहां पर सिक्का पीछे छूट जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है जैसे ही आपने उछाला ट्रेन एक्सेलरेट हो गई होगी। ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ा के सपोज कर ली कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। जैसे ही सिक्का आपने उछाल दिया, ट्रेन एक्सेलरेट हो गई, ट्रेन के ड्राइवर ने इसको एक्सेलरेट कर दिया, इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। अब सोचो जरा, अब 1 सेकंड में आप कितना आगे निकल जाओगे? 1 सेकंड में आप कितना आगे निकल जाओगे? 10 मीटर। और सिक्का बेचारा कितना चल पाएगा? क्योंकि जब वो आपकी बॉडी से अलग हुआ था तब तो वो हवा में आ गया, अब तो उस पर कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, आप तो ट्रेन के कांटेक्ट में बैठे हो, तो आपके ऊपर तो ट्रेन के इंजन के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, मतलब ट्रेन के कांटेक्ट में हो तो आपकी वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, सिक्के की बढ़ नहीं पाएगी। तो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण 5 मीटर पर सेकंड से ही स्ट्रेट लाइन में चलना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं। तो आप निकल गए 1 सेकंड में 10 मीटर पे, और सिक्का ओनली कितना गया? 5 मीटर। तो क्या सिनेरियो बनेगा? ध्यान से चेक करो। ये देखिए, यहां से आपने उछाला, आप निकल गए 10 मीटर, ठीक। तो ये वाली, ये देखिए, ध्यान से चेक करिए, ये रेफरेंस पॉइंट था, यहां से आपने उछाला था, यहां बैठे थे पहले आप, उछाला, आप निकल गए कितना? 10 मीटर। और सिक्का बेचारा, यहां पे सिक्का बेचारा चल पाया 5 मीटर। अब आप यहां पे हो अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पे, और सिक्का आपसे इतनी डिस्टेंस पे मिलेगा, एक्स डिस्टेंस पे, और ये एक्स डिस्टेंस क्या होगी? 5 होगी। क्यों? क्योंकि सिक्का 1 सेकंड में 5 मीटर और आप 1 सेकंड में 10, 10 माइनस 5, तो सिक्का आपसे पीछे 5 मीटर के डिस्टेंस पे मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, एक्सलेट हो गया, तभी ऐसा हुआ है। ठीक, तो बस अब आप देख लो, बहुत आसान है इसका आंसर लगाना। कह रहा पैसेंजर ना मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, दिस शो द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। क्या एक्सलेटेड ट्रेन है? यस सर। स्पीड इंक्रीज हो रही। क्या यूनिफॉर्म एक जैसी स्पीड है? नहीं। अगर एक जैसी स्पीड होती तो सिक्का आपके हाथ में ही आ जाता। ठीक। क्या रिटार्डेड मोशन है? क्या ब्रेक लग रहा है? नहीं। अगर ब्रेक लगता तो क्या होता? सिक्का हम उछाल देते, सिक्का जाता 5 मीटर पर सेकंड से, और ब्रेक लगने से मेरी स्पीड धीरे हो जाती, तो सिक्का निकल जाता आगे और मैं रह जाता पीछे। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं, सिक्का तो मेरे पीछे है, तो रिटार्डेड मोशन भी नहीं हो रहा है। अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना।
तो इस तरीके से, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। अब देखो होता क्या है, ये हैंगिंग कारपेट है, ठीक, इसमें डस्ट पार्टिकल लगे हुए इस तरीके से। अब आप इसको डंडे से मारते हो उस तरीके से, एक स्टिक ले लिया आपने और ये इस तरीके से आपने इसको, ये कारपेट है, ऐसा आपने मारा। तो जब आप ऐसे मारते हो तो इससे जो डस्ट पार्टिकल हैं, धूल के पार्टिकल नीचे गिरने लगते हैं। क्यों? तो ध्यान सुनो, आपने क्या किया, अभी समझो जरा, अभी आपने इस पर फोर्स नहीं लगाया स्टिक से, अभी कुछ नहीं किया आपने, ये पार्टिकल इसमें चिपके हुए हैं इस तरीके से। ओके, नाउ अभी यहाँ पे टू टाइप्स के बॉडीज को आप सोच सकते हो, एक तो क्या है, एक तो आपका कारपेट है, यस सर, और दूसरी जो बॉडी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल। ये छोटे छोटे क्या हैं, डस्ट पार्टिकल। अब बताओ ये दोनों अभी कैसे हैं, ये दोनों अभी कैसे हैं, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में, यस सर, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में। ये तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेंगे जब तक इनके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए, ठीक, न्यूटन फर्स्ट लॉ से भाई, जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया से, ठीक, या फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। जैसे ही आप इसको स्टिक से ऐसा मारोगे, ये ठक, तो फोर्स तो आपने कारपेट पे लगाया भाई। जब इसको ऐसे मारोगे आप, ये इस तरीके से इसको बीट करोगे तो स्टिक आके यहां लगी इतने पोर्शन में, कारपेट आगे चला गया, कारपेट पे फोर्स लग गया, कारपेट आगे चला गया, ठीक। तो ये सब जो इसके पार्टिकल्स थे, पार्टिकल के ऊपर थोड़ी ना फोर्स लग गया, फोर्स तो आपने कारपेट पे लगाया, टक। हाँ, जो स्टिक से पार्टिकल दब जाएंगे उनके ऊपर भी फोर्स लगेगा, तो कारपेट के साथ आगे ही चले जाएंगे। इसलिए आप एक ही जगह नहीं मारते हो, समझो जरा, जहां पे आप मारोगे वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो तो स्टिक से दब के ऐसे आगे चले जाएंगे, क्योंकि उन पे भी फोर्स लग गया, तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि आपने फोर्स लगा दिया है, और मोशन कर जाएंगे कारपेट के साथ। लेकिन बाकी सारे पार्टिकल जहां पे स्टिक बीट नहीं करी हमने, ऐसा मारा एक बार ठक, ये सब जो पार्टिकल है छूट गए, जिस पे फोर्स नहीं लगा है डायरेक्टली, तो कारपेट निकल जाएगा आगे, और ये सब पार्टिकल अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए यहीं पे रहेंगे, तो कारपेट निकल गया आगे, ये यहीं पे रह गए। अब यहां पे रह गए हवा में, हवा के मतलब यहां पे लटक गए इस तरीके से। अब लटकेंगे तो नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, इसको नीचे खींच लेगा। इस तरीके से आप बार बार बीट करते हो, बार बार कारपेट पे फोर्स लगाते हो, कारपेट चला जाएगा आगे, और जो पार्टिकल है डस्ट के, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के चक्कर में बेचारे आगे जा नहीं पाते अपने इनर्शिया के कारण, हवा में लटक जाएंगे पल भर के लिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच लेगा, बेचारे नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से कारपेट को साफ किया जाता है। तो यहां पर कौन सा लॉ लग रहा है, आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स टैंक विद वाटर इज रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो ये देखिए बच्चों, ये कोई वाटर टैंक है और ये इस तरीके से यहाँ तक 2/3 फिल हुआ है, यानी कि अगर इसके टोटल आप कितने पार्ट कर लो, 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 2/3 यानी कि 3 में से 2 पार्ट इसका फिल है, तो टोटल 4 पार्ट कर लिया गलती से, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाटर टैंक है आपका इस तरीके से, और ये आगे जा रहा है, व्हील्स लगे हुए वाटर टैंक में, ये ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे मोशन कर रहा है, और 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, टोटल 3 पार्ट, 3 पार्ट में से 2 पार्ट पानी भरा हुआ है, ये इस तरीके से पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है ना, 3 में से 2 पार्ट्स में पानी भरा हुआ है। तो जब सिस्टम ऐसे आगे जा रहा है, मान लो ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, स्पीड इसकी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड से स्ट्रेट लाइन में, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, जैसे ही ब्रेक लगेगा क्या होगा सोचो, जब ब्रेक लगेगा तो बच्चों इस सिस्टम पे जब ब्रेक लगेगा तो ये जो टैंकर है, टैंकर तो मतलब टैंकर की जो बॉडी है वो तो डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके साथ, जो व्हीकल की बॉडी है उसके साथ, मतलब व्हील्स के जो नीचे शाफ्ट लगे हैं उन सबके कांटेक्ट में। तो जब इस पे ब्रेक लगेंगे तो टैंक भी जो है जिसमें पानी भरा हुआ है, जो मेटल का टैंक भरा है, उस पर भी फोर्स का इफेक्ट आएगा, तो वो तो अपने स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आने की कोशिश करेगा, नहीं कि वो तो रेस्ट में आ जाएगा या उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन पानी जो अंदर भरा हुआ है, पानी पे तो डायरेक्टली फोर्स लग नहीं रहा है, कोई आके थोड़ी ना पानी पे डायरेक्टली फोर्स लगा रहा है, थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा पानी के ऊपर भी फोर्स का, लेकिन पानी पे तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा है। तो पानी क्या करेगा सोचो, अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, वो स्ट्रेट लाइन में जैसे जा रहा है वैसे ही जाना चाहता है। तो टैंकर गया रुक, और पानी आगे जाना चाहता है। अब बताओ ब्रेक लगने पे पानी किधर जाएगा, आगे कि पीछे, आगे, अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो यही इन्होंने हमसे पूछा है कि वाटर टैंकर फिल्ड up to 2/3 of its tank with water in running with a uniform speed. When the brakes are suddenly applied, the water in its tank would, ठीक है, तब वाटर का क्या होगा, वाटर किधर जाएगा, आगे पीछे, बताइए, ऊपर नीचे, किधर जाएगा। सो आंसर इज वाटर आगे जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द
करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, द वाटर विल मूव फॉरवर्ड, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है इफ वी रिलीज अ मैग्नेट हेल्ड इन आवर हैंड। अब मान लो बच्चों ये मैग्नेट है मेरे पास इस तरीके से, और ठीक ये मैग्नेट को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, मैग्नेट है ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अब ये मैग्नेट नीचे क्यों नहीं जा रहा है सर, क्यों नहीं जा रहा है सर? आइए इसका जरा हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों इस तरीके से मैग्नेट है, ओके क्या है ये मैग्नेट है, और आपने इसको ऐसे पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, बोले तो आपने एक मस्कुलर फोर्स लगा के रखा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी इसको किधर खींचना चाहती है, नीचे। ग्रेविटी का मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचना चाहता है, यस सर। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगे हैं, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इस पे एक तो लगा है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यस सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे खींचना चाहता है, लेकिन आपने मस्कुलर फोर्स लगा के रखा है, कुछ दम अपने हाथ से लगाया है ना आपने, कुछ दम 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 का मतलब कोई फोर्स लगाया है, उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। तो मस्कुलर फोर्स से इसको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में रोक के रखा हुआ है, यस और नो। तो ऊपर की डायरेक्शन में आपने क्या लगाया है, कुछ ना कुछ मस्कुलर फोर्स लगाया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, जितना मस्कुलर फोर्स आपने लगाया है उतना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां पर लग रहा है, ठीक है। मान लो फोर्स ऑफ ग्रेविटी 5 न्यूटन, अरे भाई मान लो, तो आपने मस्कुलर फोर्स भी कितना लगाया है, 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन वैसे बड़ा फोर्स है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भाई, दिल पे मत लेना, सुनो 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स कितना आ गया बताओ, नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स है कितना, नेट फोर्स है कितना, नेट फोर्स है आपका 0, ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल कर देगा, ये इसको 5 न्यूटन से ऊपर लाना चाहता है, ये नीचे, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स कितना आ गया, 0, ठीक। तो नेट फोर्स 0 आ गया, यानी कि अभी तो ये दोनों बैलेंस फोर्स हैं, यस सर, अभी तो ये कैसे हैं, बैलेंस फोर्स हैं, अभी तो ये दोनों कैसे हैं, बैलेंस फोर्स हैं, और हमें पता है बैलेंस फोर्स मोशन नहीं कराता है, तो अब इसमें नो मोशन, नो मोशन। अब क्या होगा, जैसे ही आपने अपना हाथ हटा लिया यहां से, ये ऐसे नीचे चला गया, ये क्यों सर, जरा दूसरा सिनेरियो देखो। अब यहां पर देखिए, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी है आपके पास कितना, 5 न्यूटन, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बस मैं एरो लगा रहा हूं ऐसे, लेकिन अब मस्कुलर फोर्स कितना है, अब मस्कुलर फोर्स कितना है, अब मस्कुलर फोर्स हो गया 0, लो। अब बताओ एफ नेट किधर आएगा, एफ नेट किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चेक कर लीजिए, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, पहले 5 माइनस 5 0 हो गया था, अब 5 माइनस 0 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का नेट फोर्स किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बॉडी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि नेट फोर्स है इस बार, इस नेट फोर्स से कहां जाएगी, नीचे की तरफ। अब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे नेट फोर्स हमने निकाला तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो जब नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं आता है तब हम दोनों फोर्सेस को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस। तो यहाँ पर देखिए मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जाम्पल है। बच्चे बोलेंगे मस्कुलर फोर्स तो लगाया ही नहीं है आपने, अरे भाई लगाया था, हटा लिया, यानी कि मस्कुलर फोर्स 0 हो गया, क्योंकि नेट फोर्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस होने चाहिए ना, तो दिखाने में क्या जा रहा है, दिखा दो, मस्कुलर फोर्स 0, फोर्स ऑफ ग्रेविटी 5 न्यूटन, तो इसका नेट निकाला, 0 नहीं आया, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि नेट फोर्स 0 नहीं है, तो ये कैसा एग्जांपल है, अनबैलेंस फोर्सेस का। तो ध्यान चेक करो, अनबैलेंस फोर्सेस में ही तो आपको जो नेट फोर्स होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक। तो ये अनबैलेंस फोर्सेस का एग्जाम्पल है। अब इसने हमसे यही पूछा कि if we release magnet held in our hand, it falls towards the ground, the force which makes the magnet fall down is an example of, जो फोर्स नीचे लेके आ रहा है, कौन सा फोर्स नीचे लेके आ रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लेके आ रहा है, लेकिन ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला, तो जवाब है नेट फोर्स जब निकाला, नेट फोर्स कैसे निकाला, दिस माइनस दिस, ठीक। नेट फोर्स जब निकाला तो भैया गलती से नेट फोर्स किसके इक्वल आ गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, वो अलग बात है, लेकिन नेट फोर्स निकाला और वो 0 नहीं आया। तो जो जब नेट फोर्स निकालते हैं 0 नहीं आता है तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। तो जाइए कौन से फोर्स के कारण नीचे आ रहा है, तो जवाब है अनबैलेंस फोर्सेस, ओके। सो ये लीजिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या बैलेंस फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है, नहीं, यहां तो बैलेंस था, नीचे जा ही नहीं रहा है। क्या मैग्नेटिक कोई फोर्स लग रहा है, नहीं भाई कोई ऐसा थोड़ा ना कोई मैग्नेट इसको पकड़ के खींच ले रहा है, नहीं। नेक्स्ट है क्या कोई मस्कुलर फोर्स लग रहा है, कोई मस्कुलर फोर्स इसको नीचे लग तो रहा था पहले, वो क्या इसको नीचे लेके आ रहा है रिलीज करने पर, नहीं, ठीक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन। अब बताओ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है
तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है, यानी कि अगर आप उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करना चाहते हो, ये एक बॉल है, इसका मास है 2 किलोग्राम, और ये एक बड़ी बॉल है या एक बड़ी सॉलिड बॉडी है, इसका मास है 5 किलोग्राम, ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट में, ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब बताओ दोनों को मूव कराओगे तो कौन जल्दी मूव कर जाएगा? जवाब है ये। आपने इस पे लगाया 1 न्यूटन, नहीं चल रही। आपने इस पे लगाया 1 न्यूटन, नहीं चल रही। आपने इसके ऊपर 2 न्यूटन लगा दिया, चलने लगी। इस पे 2 न्यूटन लगाया, अभी भी नहीं चल रही। इस पे लगाया 3 न्यूटन, अभी भी नहीं चल रही। पता लगा इस पे जाके लगाया 4 न्यूटन, तब ये मोशन में आ गई। यानी कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, देखो आप दोनों के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बताओ, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रहे थे, हाँ। आप इसको मोशन में लाना चाहते थे। किसने ज्यादा देर तक रेजिस्ट किया? सेकंड वाली ने। 1 न्यूटन लगाया, नहीं चला, रेजिस्ट कर दिया। स्टेट ऑफ रेस्ट में आप चेंज चाहते हो, इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को आप चेंज करके मोशन में लाना चाहते हो, तो ये अपने अंदर होने वाले स्टेट ऑफ रेस्ट में जो चेंज है उसको रेजिस्ट कर रही है काफी हद तक। 5 न्यूटन लगाने पे चलती है, वो आराम से चल जाती है। तो हम बोलेंगे इसका इनर्शिया कम है और इसका इनर्शिया क्या है? ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी कि अगर वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रख रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स आप उस पर लगाओगे, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स के लिए मेंटेन रखेगी, ऐसे सोचो, ठीक। यानी कि वो अपने अंदर होने वाले स्टेट ऑफ रेस्ट में जो चेंज है उसको बहुत देर तक अपोज करेगी, ऐसे सोच लो, ठीक। वैसे बहुत सारे बच्चों को मैं कई बार बता चुका हूँ, पीछे आप वीडियो देख के आओगे, क्लियर है, ऐसा कोई बात है नहीं, ठीक है बच्चों। मैंने कई बार आपको बताया है और डिटेल में समझाया है कि इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिए, जिसका मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। व्हेन अ रबर बलून हेल्ड बिटवीन द हैंड्स, ये एक बलून है रबर का और इसको आपने अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से पकड़ के ऐसे प्रेस कर दिया। पढ़िए जरा, कह रहा है इस प्रेस देन इट शेप चेंजेस, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ। अब देखो यहां से आपने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स और यहां से लगाया आपने 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक। और ये गुब्बारे का शेप ऐसा चेंज हो गया थोड़ा, ठीक। तो अब बताओ यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? एफ नेट कितना आ रहा है? 5 इधर से 5 इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा? नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस बलून के ऊपर कितना लग रहा है? 0। कितना लग रहा है? 0 न्यूटन। 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो जब एक बॉडी के ऊपर लगने वाले डिफरेंट फोर्सेस का नेट फोर्स कितना आता है? 0 फोर्स आता है। जब एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे होते हैं उसका नेट निकालने पे कितना आता है? 0। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्सेस। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं यहाँ पर? बैलेंस फोर्सेस के। यानी कि बैलेंस फोर्सेस ने क्या कर दिया? इसका शेप चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रबर बलून का शेप चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है किसके कारण? बैलेंस फोर्सेस के कारण। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स क्या नहीं कर सकता है? देखो मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। देखिए अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, जब किसी बॉडी पे, मान लो ये कोई बॉडी बच्चों, ओके, ये कोई बॉडी है, ओके। देखो एक बात बता रहा हूँ, बॉडी भी 2 टाइप की होंगी आपकी, ठीक। एक होगी रिजिड बॉडी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, सुन लो। एक बॉडी होगी रिजिड बॉडी, ठीक, और एक होगी नॉन रिजिड। तो इस क्वेश्चन में या आपकी एसचान बुक में जो बात करते हैं वो रिजिड बॉडीज के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा। रिजिड बॉडी का मतलब है कि आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना इतने टाइटली पैक हैं कि इनके शेप में चेंज नहीं आता है। सुन लो, ये रिजिड बॉडी है, रिमोट को देखो, रिजिड बॉडी है, समझ रहे होगे आप। रिजिड बॉडी का मतलब क्या आता है? इसके मॉलिक्यूल इस तरीके से टाइटली पैक हैं, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट कर रहे हैं कि आप इस पे फोर्स लगाते हो, चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, इसके शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिजिड बॉडी, ठीक। और नॉन रिजिड बॉडी कौन सी होती है? जैसे अगर मान लो यही रिमोट रबर का बना होता, रबर का ब्लॉक होता, तो रबर का ब्लॉक है, सुन लो ध्यान से, रबर का ब्लॉक है, चाहे बैलेंस फोर्स लगा दो। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? जिसका नेट फोर्स 0 आता है। 5 इधर से लगाया, 5 इधर से, 5 कैंसिल हो गया, नेट कितना आ गया? 0। तो ये जो बैलेंस फोर्स लगा रहे हो ये इसका शेप चेंज कर देगा। रबर की है अगर ये, नॉन रिजिड है अगर ये, ठीक, और नॉन रिजिड है अगर ये, और आपने इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स भी लगा दिया, 10 इधर से लगाया, 5 इधर से लगाया, 10 - 5 ये किधर जाएगी? 10 की तरफ। कितने नेट फोर्स है भाई? चेक करो ना, 5 इधर लगाया, सॉरी 10 इधर लगाया, 5 इधर लगाया, डायग्राम बना दूं। ये देखो, ये रबर की बॉल है, बॉल मतलब ब्लॉक है, 10 न्यूटन इधर से लगाया, रबर की बनी है, रबर की, नॉन रिजिड है। 5 इधर से लगाया तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 5, और वो कितना आएगा? इधर आ जाएगा नेट फोर्स, ठीक है ना, नेट फोर्स इधर आएगा।
अनबैलेंस फोर्स है क्योंकि नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं आया, तो ये दोनों फोर्स किसके एग्जांपल हैं? अनबैलेंस फोर्स के। अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो नहीं आता है, तो अनबैलेंस फोर्स जो होते हैं क्या वो शेप चेंज कर सकते हैं? यस सर, अनबैलेंस फोर्स शेप चेंज कर सकते हैं, यस सर, लेकिन किसका? नॉन रिजिड बॉडी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जनरली जो हम बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो हम बात करते हैं किसकी? रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी के लिए अगर आपने बैलेंस फोर्स लगा दिया, ठीक, तो मोशन नहीं करेगी क्योंकि नेट फोर्स उसका हो जाएगा जीरो। और अनबैलेंस फोर्स अगर आपने लगा दिया रिजिड बॉडी पे, अनबैलेंस फोर्स, रिजिड बॉडी ये रिमोट है, जैसे आप 10 न्यूटन से खींचो, मैं खींच रहा हूं 5 से, आप 10 से, मैं 5 से, बताओ चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, 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 रिजिड है, चलेगी, आपकी तरफ जाएगी। कितने फोर्स से? 5 से जाएगी। क्यों? 10 आपने लगाया, समझ लो ये रिमोट है इस तरीके से, और 10 आपने लगाया, यस सर, 5 मैं लगा के खींच रहा हूं, यस सर। बॉडी कैसी है? रिजिड है। रिजिड है मतलब मॉलिक्यूल्स तो बहुत टाइटली पैक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर नहीं जाएंगे, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। अनबैलेंस फोर्स के एग्जांपल है, चेक कर लीजिए। 10 माइनस 5 कितना आ गया? 5, यानी कि नेट फोर्स आ गया 5। तो 5 न्यूटन से ये आपकी तरफ जाएगी, आपने ज्यादा दम लगाया, आपने ज्यादा फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना आ गया? 5 न्यूटन। यानी कि ये दोनों हो गए अनबैलेंस फोर्स के एग्जांपल, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं आया। अनबैलेंस फोर्स है, बॉडी को चला दे रहे हैं, मोशन करा दे रहे हैं। आइए सवाल देखते हैं। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है? जवाब है चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी। जो नहीं कर सकता उस पर टिक लगाना है, ठीक। तो सुनो ध्यान से, जो अनबैलेंस फोर्स है क्या वो स्पीड नहीं चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए एग्जाम्पल, जस्ट अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम करो बच्चों, क्या? जस्ट अज्यूम करो कि यस, मान लो ये कोई बॉडी है और ये बॉडी जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, मान लो, ठीक। तो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, कोई बंदा आया, दो बंदे एक साथ इसके ऊपर कूद गए, एक खींचता है इसको 5 न्यूटन से और दूसरा खींचता है इसको लेटर से 16 न्यूटन से पीछे, ठीक। अब इसके ऊपर क्या आएगा? नेट फोर्स आ जाएगा। कितना नेट फोर्स आएगा? चेक कर लो। ये अनबैलेंस फोर्स है ना, क्योंकि इसका नेट फोर्स जीरो नहीं आ रहा है। देखो 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 कितना हो गया? बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दिया करो। 16 माइनस 5 कितना आ गया? 11 न्यूटन। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 11 न्यूटन लग रहा है। किधर लग रहा है? डायरेक्शन आप किधर डिसाइड करोगे नेट फोर्स की? तो जवाब है जो फोर्स बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। तो 5 न्यूटन और 16 न्यूटन, कौन बड़ा? ये बड़ा। यानी कि नेट फोर्स किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। कितना आ रहा है? 11 न्यूटन। यानी कि नेट फोर्स 11 न्यूटन अब इसको इसके ऊपर काम कर रहा है पीछे की डायरेक्शन में। मोशन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। पक्का इसकी स्पीड में चेंज आएगा। खुद सोचो ना, ये ऐसे जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से, नेट फोर्स ऐसे लग गया तो भाई इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी ना। यस सर। और वहीं पे इसका अपोजिट, और ये दोनों फोर्सेस अनबैलेंस फोर्स है, यानी कि अनबैलेंस फोर्स स्पीड चेंज कर रहा है। यस। अब देखो इसी का जस्ट ऑपोजिट, अगर आप क्या करते, अगर आप 10 न्यूटन इधर ले लेते और 5 न्यूटन अगर आप इधर ले लेते, लेट अस अज्यूम, ठीक, तो नेट फोर्स कितना आ जाता? या आप इधर 16 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लो 16 इधर ले लिया और 5 इधर ले लिया। अब क्या होता? 16 माइनस 5 11 न्यूटन आता, लेकिन 11 न्यूटन नेट फोर्स इधर आता, इधर आता, मोशन की डायरेक्शन में जिधर बॉडी जा रही थी। यानी कि अब नेट फोर्स मोशन की ही डायरेक्शन में लगेगा और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपने देखा अनबैलेंस फोर्सेस, ये अनबैलेंस ही तो है, 16 15 इक्वल तो है नहीं, कैंसिल तो हो नहीं रहे, जीरो तो आ नहीं रहा, नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी कि ये अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स आपकी स्पीड में चेंज कर सकता है। यस सर। इसलिए मैंने, उसने पूछा क्या नहीं कर सकता है, उस पर टिक लगाना है, ठीक। तो ये तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट देखो, शेप ऑफ द बॉडी क्या चेंज कर सकता है अनबैलेंस फोर्स? सुनो, जनरली अनबैलेंस फोर्स शेप नहीं चेंज कर सकते हैं जनरली, क्योंकि जब हम अनबैलेंस की बात करते हैं, थोड़ा अगर आपने बुक पढ़ी हो एस-चांद, है ना, तो अनबैलेंस फोर्स जनरली शेप नहीं चेंज करते, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स भाई आप लगा किसके ऊपर रहे हो? रिजिड बॉडी के ऊपर। रिजिड बॉडी कहाँ शेप चेंज करेगी? हम यहाँ रिजिड बॉडी को लेके चल रहे हैं, आप दिमाग लगा के चलिएगा अपना, ठीक। तो रिजिड बॉडी में जो है आपका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनबैलेंस फोर्स रिजिड बॉडी के ऊपर शेप नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक। आप चेक कर लो, ये बॉडी रिजिड है, ये प्लास्टिक का ब्लॉक है इस तरीके से, 16 न्यूटन इधर 5 इधर, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से पहले जा रहा था, 11 न्यूटन का नेट फोर्स इधर आएगा, शेप में नहीं चेंज होगा, रिजिड है भाई, रिजिड मान के चल रहे हैं हम, ठीक। तो अनबैलेंस फोर्स शेप चेंज नहीं करते हैं, बैलेंस फोर्स शेप चेंज करते हैं, बैलेंस फोर्स शेप चेंज करते हैं, बैलेंस
5 इधर से 5 इधर से, नेट फोर्स कितना आ गया 0। लेकिन बैलेंस फोर्स भाई रिजिड बॉडी का शेप नहीं चेंज करेंगे, नॉन रिजिड ही होना चाहिए। शेप चेंज करने के लिए हमेशा नॉन रिजिड होना चाहिए। और जब अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो आप रिजिड बॉडी के बारे में सोचो, बस खत्म। ठीक, बड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है, अगर आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट हमारा फॉलो कर रहे होगे तो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब बताओ क्या जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है? यानी कि नेट फोर्स कुछ ना कुछ बॉडी के ऊपर आ रहा है। मान लो एक बॉडी है, ये जा रही थी इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, या चलो इसका हम स्पीड को इग्नोर कर देते हैं, स्पीड कुछ भी रही होगी उसकी, ये इधर जा रही थी। अब सुनो, अब बॉडी के ऊपर एक फोर्स इधर लग गया, एक इधर लग गया अचानक से, एक इधर लग गया, बहुत सारे फोर्स लग गए। और मान लो जब इसका हमने नेट फोर्स निकाला, अरे मान लो, ठीक, मान लो इस बॉडी का नेट फोर्स हमने कैलकुलेट किया। कैसे करते हैं वो हम 11th में करेंगे, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। मान लो इसका नेट फोर्स हमने कैलकुलेट करा और नेट फोर्स आ गया इसका ये इस डायरेक्शन में, ये एफ नेट इधर आ गया। लो, पहले ये ऐसे जा रही थी, अब ये ऐसे जाने लगेगी। तो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में आता है उधर ही बॉडी मूव करेगी, ठीक। और नेट फोर्स का मतलब अनबैलेंस फोर्सेस है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्सेस का ही तो रिजल्टेंट क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0, उसको ही हम नेट फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ अगर आ गया यानी कि बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं और वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ओके। तो अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यस ये भी कर सकता है। तो इस पे टिक नहीं लगाओगे आप। डी ऑप्शन, चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। कोई बॉडी रेस्ट में, ये देखिए कोई बॉडी रेस्ट में, तो बहुत ईजी एग्जांपल है। ये रेस्ट में आपने लगाया 10 न्यूटन इधर से और मैंने लगाया 5 न्यूटन इधर से। अब बताओ बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। किधर चलेगी, किधर मोशन करेगी? पहले ये रेस्ट पे थी, अब ये मोशन कर जाएगी। ये देखिए ये इधर जाएगी, कितने न्यूटन से? 10 - 5, 5 से। 5 न्यूटन से बॉडी इधर मोशन करने लगेगी। ये अनबैलेंस फोर्स के तो एग्जांपल थे। अनबैलेंस फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज कर सकता है, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में यदि कोई बॉडी है तो अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, जिसका नेट फोर्स 0 नहीं होता है। तो देखो 5 - 10 - 5, 5, नेट फोर्स 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0, ये एफ नेट है ना। तो एफ नेट क्या करेगा, बॉडी अगर रेस्ट में तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये बॉडी 5 न्यूटन से इधर चलने लगेगी, सही है ना। तो ये भी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कर सकता है क्या, अनबैलेंस फोर्स? यस कर सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।